वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2023 से रिलेटेड इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो इससे पहले जितने भी चैनल पर साथी नए आ रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कहाँ नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है? सूरत में, रांची में, इंदौर में या जोधपुर में? तो दोस्तों, इंदौर में किसका आयोजन किया जा रहा है? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन तो इंदौर में किया जा रहा है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में 27 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। मतलब दोस्तों आज तक किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है तथा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। तो उद्घाटन ध्यान रखना किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर की स्मार्ट सिटी अपने अपने प्रोजेक्ट के मॉडल और नवाचार की जानकारी शेयर करेंगे तथा साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत अच्छा काम करने वाले लोगों को भी क्या है प्यारे दोस्तों सम्मानित इसमें किया जाएगा। आगे देखिए, इस सम्मेलन में भारत के 66 श्रेणियों के प्रमुख शहरों को इंडियन स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कितने को? तो ध्यान रखना 66 शहरों को क्या स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाएगा। बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर को प्रथम स्थान मिला है और गुजरात के सूरत शहर को क्या है दोस्तों इसमें दूसरा तथा उत्तर प्रदेश के आगरा को इसमें तीसरा स्थान मिला है। तो ध्यान रखना सबसे पहला कौन है? तो ध्यान रखना इंदौर। इंदौर के बाद कौन है दोस्तों? तो सूरत। सूरत के बाद तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखना आगरा आ रहा है, वही ताजमहल वाला आगरा। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत तो 2015 में की गई थी और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में 100 ऐसे शहर होंगे दोस्तों जिनको क्या है पूर्ण तरीके से स्मार्ट में बदलना है, जिनको स्मार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को, 27 सितंबर को, 25 सितंबर को या फिर 20 सितंबर को? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को क्या है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब इसके पीछे के फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और जो ये विश्व पर्यटन दिवस है दोस्तों इसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। वर्ष 2023 के विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी सऊदी अरब देश ने की थी तथा 2022 में विश्व पर्यटन देश दिवस की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। तो ध्यान रखना इस बार 2023 में जो मेजबानी है दोस्तों वो की है सऊदी अरब ने और 2022 में की थी इंडोनेशिया ने। और ये ध्यान रखना G20 की जो इस बार मेजबानी है दोस्तों वो किसने की थी? तो अपने प्यारे भारत देश ने की थी। पहली बार सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस मनाने की क्या है शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत भारत के किस शहर से की गई है? नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत या जयपुर? तो दोस्तों नई दिल्ली से भारत की हाइड्रोजन फ्यूल बस नई दिल्ली से दोस्तों देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत की गई है। कहाँ से? तो नई दिल्ली से। ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या? प्रदूषण को कम करना। क्या? प्रदूषण को कम करना। इसलिए यह ग्रीन हाइड्रोजन बस की जो ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन बस है दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। कहाँ से? तो नई दिल्ली से। ध्यान रखना देश की पहली ऐसी बस है जो हाइड्रोजन से चलेगी दोस्तों और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है जो प्रदूषण हो रहा है दोस्तों उस प्रदूषण पर स्थायी रूप से पाबंदी लगाना या उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिहाग को, राजेश कुमार मीणा को,
दिग्गत आनंद को, अमित खरे को। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सलाहकार है वो अमित जी खरे को नियुक्त किया गया है। किनको? अमित जी खरे को। देखिए कौन है ये अमित जी खरे और इनको क्यों सलाहकार नियुक्त किया गया देखना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार पूर्व अधिकारी अमित खर्रे को नियुक्त किया गया। अमित खर्रे को अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था तथा अमित खर्रे के अलावा तरुण कपूर प्रधानमंत्री के एक अन्य भी सलाहकार है। कौन है? तो ध्यान रखना तरुण कपूर जो है वो प्रधानमंत्री जी के एक अन्य सलाहकार है। अमित खर्रे जो है वो मुख्य सलाहकार है और 2021 में इनको 2 साल के लिए क्या नियुक्त किया गया था। तो जो अमित खरे जी है दोस्तों वो झारखंड कैडर के 1985 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं तथा वह 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। कब? 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे और अब इनको पीएम मोदी का क्या है दोस्तों सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख जो सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा जी है। कौन है? तो ध्यान रखना प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए निम्न में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मुमताज को, वहीदा रहमान को, हेमा मालिनी को, करिश्मा कपूर को। तो ध्यान रखना वहीदा रहमान जी है इनको क्या है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तथा यह एक क्या है अभिनेत्री है। यह क्या है दोस्तों? तो यह एक अभिनेत्री। कौन? वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना भी रही है और इनका जन्म तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ। कहाँ पर? चेंगलपट्टू में हुआ है। वहीदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत दोस्तों साउथ सिनेमा से की थी और इनकी फिल्म थी रेजुलू मराई से की। कौन सी थी इनकी पहली फिल्म? रेजुलू मराई। और सीआईडी वहीदा रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी। जो सीआईडी फिल्म आई थी दोस्तों वो इनकी पहली हिंदी फिल्म थी और इनकी पहली साउथ फिल्म थी रुजुलू मलाई। वहीदा रहमान को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1972 में क्या है दोस्तों पद्म श्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको पद्म श्री पद्म भूषण भी मिल गया है और अब इनको दोस्तों क्या है अब इनको मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब ये क्या है दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस पर देखिए डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1969 में 1969 ईस्वी में और इसमें जो प्रथम प्राप्त करता है दोस्तों वो कौन है? देविका रानी जी 1969 में प्राप्त किया था। और जो 52वीं प्राप्त करता है दोस्तों आशा पारिख जी थी। कौन थी? आशा पारिख जी। और अब जो 53वीं प्राप्त करता है दोस्तों वो सही सभी जानते हो वहीदा रहमान जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भारत सरकार की तरफ से सिनेमा जगत में दिया जाने वाला यह एक वार्षिक पुरस्कार है तथा यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए क्या है दिया जाता है प्यारे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ प्रारंभ हुआ है? कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो दोस्तों यह कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। देखिए कि इस क्वेश्चन के फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो जो भी साथी नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्यारे दोस्तों, ठोको लाइक। देखिए कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर 2023 तक 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और आईसीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना जी, उनको बनाया गया है और इसका जो विषय है दोस्तों वो है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमिक एंड रीजनरेटिव एग्रीकलचर। तो ये इसका प्रमुख है सब्जेक्ट है दोस्तों। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह सन 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके? तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, रामेश्वर डूडी जी ने, अमित शाह जी ने या कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी आप सभी जानते हो इनकी सरकार गिरा दी गई थी मध्य प्रदेश में। अमित शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री विश्व चर्चित
नेता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है, किसकी? क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की। अब देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है तथा इसका आयोजन पंजाब राज्य के अमृतसर में किया गया है। कहाँ पर? अमृतसर में। इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन अंतरराज्य परिषद सचिवालय और पंजाब सरकार के सहयोग से दोस्तों क्या है किया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर आदि शामिल है। तो ध्यान रखना उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में अगर स्टेट की आपसे बात करें तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें चंडीगढ़, नई दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखना कि उत्तरी क्षेत्र में जो है कौन से कौन से राज्य आ रहे हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। देखिए क्या है उत्तरी राज्य क्षेत्रीय प्रदेश। जो क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिनका उद्देश्य केवल राज्यों के बीच आपसी सहयोग को क्या है दोस्तों बढ़ावा देना, और इसका जो अध्यक्ष बनता है दोस्तों वो बनता है, ध्यान रखना कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हमारे कौन हैं? अमित शाह जी। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल या पंजाब? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा क्या है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है बेघर और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को क्या है दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासीय परिवारों को शामिल किया गया तथा आगामी वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कुल 10.76 लाख परिवारों को क्या दोस्तों इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों टुडे की इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की क्लास। कैसी लगी आपको ये इंपॉर्टेंट क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों मुझे कमेंट कर देना। आप कमेंट करके मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर आपको पर डे यही पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।